प्यारे बच्चों, आज अब आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है। तो मैं आपको 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए BA 5th सेमेस्टर हिंदी के बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाना चाह रही हूँ, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर लाके अपना नाम रोशन कर सकें, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन कर सकें, विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। तो इसलिए आइए हम पढ़ते हैं 5th सेमेस्टर हिंदी, और इस चैप्टर का नाम है काव्य प्रयोजन। तो ये है काव्य प्रयोजन के शॉर्ट क्वेश्चन कि काव्य प्रयोजन का क्या अभिप्राय है, काव्य प्रयोजन से क्या अभिप्राय है। तो काव्य प्रयोजन का अभिप्राय क्या है? काव्य का उद्देश्य। प्रयोजन किसे कहते हैं हम? उद्देश्य को कहते हैं। तो काव्य का उद्देश्य ही काव्य का प्रयोजन कहलाता है। ये काव्य का रूप नहीं है, काव्य की परिभाषा भी नहीं है और काव्य का क्रम भी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि आचार्य मम्मट ने कितने काव्य के प्रयोजन बताए हैं। अब काव्य के उद्देश्य भी अलग अलग हो सकते हैं, प्रयोजन भी अलग अलग संख्या में हो सकते हैं। तो ये ऐसे ही एक आचार्य मम्मट हुए हैं जिन्होंने काव्य के प्रयोजन बताए हैं। तो उन्होंने कितने काव्य के प्रयोजन बताए हैं? 4, 8, 6 या 5। तो उन्होंने 6 काव्य के प्रयोजन बताए हैं। रुद्रट अगले अलंकारी हुए हैं, अलंकारी शास्त्री, हिंदी शास्त्री हुए हैं, साहित्य शास्त्र के विद्वान रुद्रट हुए हैं। और उन्होंने काव्य के प्रयोजन किसे माना है? आचार्य रुद्रट ने काव्य का प्रयोजन किसे माना है? तो कवि के द्वारा अपना तथा नायक का विस्तार करना, इसे प्रयोजन माना है। सहृदय के हृदय का आनंद, इसे माना है। या कीर्ति, अर्थ, मनोरंजन, सुख तथा उत्तम उद्देश्य को माना है। या फिर काव्य का प्रयोजन आनंद साधना करना माना है। तो इसमें जो पहले नंबर का प्रयोजन है कि कवि के द्वारा अपना तथा नायक का विस्तार करना। विस्तार करना मतलब उसे आगे बढ़ाना, नायक की व्याख्या करना। ये आचार्य रुद्रट ने काव्य का प्रयोजन माना है। अब आते हैं अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? क्या कीर्ति और प्रीति है, मनोरंजन और उत्तम उपदेश है, यश का विस्तार है, या आनंद की प्राप्ति है? तो यह आनंद की प्राप्ति है। अब अगला आता है कि आचार्य वामन के अनुसार काव्य का क्या प्रयोजन है। तो इनके अनुसार आचार्य वामन जो हुए हैं, इनके अनुसार कीर्ति और आनंद ही काव्य का प्रयोजन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी नहीं है, ज्ञान और यश भी नहीं है, केवल कीर्ति और आनंद ही काव्य का प्रयोजन है। कवि राजशेखर ने काव्य का प्रयोजन किसे माना? अलग अलग कवि हैं, अलग अलग उनके प्रयोजन हैं। तो जो राजशेखर कवि हुए हैं, उन्होंने काव्य का प्रयोजन किसे माना है? धर्म, अर्थ, काम और मनोरंजन को माना है, आत्म अभिव्यक्ति को माना है, या फिर सहृदय के लिए यश की प्राप्ति को उन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है कि व्यक्ति को यश की प्राप्ति हो, उसकी प्रसिद्धि हो, इसलिए वो काव्य की रचना करे। तो यह उन्होंने राजशेखर जी ने काव्य का प्रयोजन माना है। अब अगला है कि तुलसीदास ने काव्य का प्रयोजन क्या माना है। तुलसीदास ने किस उद्देश्य से अपने काव्य की रचना की? प्रयोजन माना किस उद्देश्य से? तो लोक मंगल के उद्देश्य से, सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्देश्य से कि सभी सुखी रहें, शब्द और अर्थ की सहीति के लिए, और इनमें से कोई भी नहीं। तो उन्होंने तो लोक मंगल ही उनका उद्देश्य रहा है तुलसी जी का। तो इसमें लोक मंगल ही काव्य का प्रयोजन तुलसीदास जी ने माना है। अब है मैथ्यू आर्नल्ड ने काव्य का प्रयोजन किसे माना है? ये विदेशी विद्वान हैं। इन्होंने भी काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है कि काव्य का कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए, किस लिए हम काव्य की रचना कर रहे हैं। तो इन्होंने रीति, शिक्षा और आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है। प्लेटो, रास्किन
और टॉलस्टॉय के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है। ये सब अंग्रेजी विद्वान हैं, इन्होंने भी काव्य का प्रयोजन किसी उद्देश्य से ही अपने काव्य की रचना की है। तो इन्होंने किसे काव्य का प्रयोजन माना है? आनंद के लिए काव्य का प्रयोजन, या कला जीवन से पलायन, या काव्य की परिभाषा। काव्य की परिभाषा देना ही इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है। अब अंतिम क्वेश्चन है कि भक्त कवि तुलसीदास ने अपने निम्न दोहे में क्या स्पष्ट किया कि कीरति भनिति भूति भली सोई, तुलसी समकर तुलसी सुरसरी सब कर हित हुए, सुरसरी सब कर हित हुए। तो इसमें उन्होंने क्या प्रकार स्पष्ट किया है? इस दोहे में उन्होंने तो काव्य के उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि सबका हित हो। इस सुरसरी के समान, सुरसरी कौन है? गंगा। जिस प्रकार गंगा सबका भला कर रही हैं गंगा जी, उसी तरह उन गंगा जी के समान ही मेरा काव्य भी सबका भला करे। इसे काव्य का प्रयोजन माना है, इस दोहे को काव्य का प्रयोजन माना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य का प्रयोजन हम किसे कहते हैं? उद्देश्य को कहते हैं। काव्य का उद्देश्य ही काव्य का प्रयोजन कहलाता है। तो ये चैप्टर आपको याद करना है और अधिक से अधिक नंबर आपको लेके आने हैं। धन्यवाद।